नमस्कार साथियों, आज हम गुल्ली डंडा जो कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है वो पढ़ने जा रहे हैं। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। न लोन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापे की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। यानी विलायती खेल जो होते हैं उसके जो सामान है वो सबसे महंगे होते हैं। जब तक कम से कम एक सैकड़ा न खर्च कीजिए खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। या यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है, मतलब बिना ही फिटकरी के रंग चुका देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना खेलने की फीस ली जाती है। और यानी ये प्रेमचंद जी ने जब कहानी लिखी थी तब की बात हो रही है कि 3-4 रुपये सालाना, यानी साल की 3-4 रुपये। और वर्तमान में आप देख सकते हो कि कितने खेल के नाम पर कितने रुपए लेते हैं, उस चीज़ को आप समझ सकते हो। किसी को ये नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है तो क्रिकेट से सिर फूट जाने का, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का भय रहता है। अगर हमारे साथ माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी है जो थापी की विसाखी से बदल कर बैठे हैं। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली की सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियाँ में गुल्ली ही सबसे मीठी है। यानी बचपन की स्मृतियाँ हैं, उन सब स्मृतियों में गुल्ली ही उनकी सबसे मीठी स्मृति है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेट पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद नहीं रहता, जिसमें अमीराना चौंसलों की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश ही न थी। यह उसी वक्त बोलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौंक पर बैठे एक सी रोटी पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, केवल उनकी विचारधारा मेरा अंधकार में बेसी टूटी हुई नोका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूँ कि पता नहीं मस्त हूँ, न नहाने की शुद्धि है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में लड़का गया नाम का था, यानी गया नाम का हम जो उसका एक मित्र था, मुझसे 2-3 साल बड़ा था। यानी जो लेखक थे उनसे 2-3 साल बड़ा इनका एक मित्र था, गया, उसका नाम था गया। दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता हुए जल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। यानी उदाहरण दिया है कि छिपकली की तरह वह जैसे कीड़ों पर लपकती है, गया भी उसी तरह गुल्ली पर लपकता था। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन, यानी गुल्ली क्लब का चैंपियन लेखन किसे माना है, गया को। जिसकी तरफ वह आया था उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देखकर उसका दौड़कर स्वागत करते, अपने गोइयाँ बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे। वह पधा रहा था, मैं पध रहा था, मगर कुछ विचित्र बात कि पधाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पधना 1 मिनट का भी करता है। मैंने गला सुधारने के लिए सब चाल चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र इतना होने पर समय है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिन न छूटता था। मैं घर की ओर भागा, अनन्य विनय का कोई असर न हुआ। गया ने मुझे वो दौड़कर पकड़ लिया, डंडा मारता कर बोला, मेरा दांव देख कर जाओ। बताया था तो बड़े बहादुर बन के पत्नी के बेर से क्यों भागते हो। तुम दिन भर पताओगे, मैं दिन भर पता रहूँ। हाँ, तुम्हें दिन भर पतना पड़ेगा, न खाने जाऊँ न पीने जाऊँ। हाँ, मेरा दाव भी ने बिना कहीं नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हूँ। मैं घर जाता हूँ, देखूँ क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल्ली है, दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मेरा अमरूद खिलाया था, वह लौटा दे। वह तो पेट में चला गया, निकलो पेट से। तुमने क्यों खाया था मेरा अमरूद तुमने दिया तो खिलाया, तो मैं तुमसे मांगने ना गया था। जब तक अमरूद ना दोगे मैं दाव नहीं दूंगा। मैं समझता था कि न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किस स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ की शिक्षा सलूक करता है, कौन निस्वार्थ की शिक्षा सलूक करता है। भिक्षा तब तो स्वार्थ के लिए के देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो उसे फिर मुझे दाव लेने का क्या अधिकार है। रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। यह मेरा अमरूद ही यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसों के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझसे अपनी खींचते हुए कहा, मेरा देव देकर जाओ। अमरूद मैं नहीं जानता, मुझे न्याय कबल था। वह न्याय पर अटा हुआ था। मैं हाथ उठाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी, उसने कड़ी गाली दी। गाली नहीं, एक चंटा जमा दिया।
उसे दांत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस तरह असर का मुकाबला नहीं कर सका। मैंने जब डंडा जमाया लेखक के कमर पर और लेखक रोने लगा, तो इस स्तर का गया मुकाबला ना कर सका। मैंने तुरंत आंसू पहुँच डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुँचा। मैं थानेदार कलर का एक नहीं चाहती कि लौंडे के हाथों फेंट गया। यह मुझे उसमें कि अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा बोला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल भी दुख ना हुआ। पिताजी दुखी थे, वह बड़े आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी। यहाँ सब चीज़ सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से ग्राव सा हो गया, लेकिन मैं सारी खुशी न समझता था। लड़कों में जीट उड़ा रहा था। वहाँ पर ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे उनसे घर है कि आसमान से बात करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए, जेल हो जाती है। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला दी थी कि मैं उनकी निगाह में कितना स्पर्धा हो रही थी। मानो कह रहे थे, तू भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़गाह में जीना है और मरना भी। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी ज़िले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे पहुंचा। डाक बंगले में ठहरा। यानी जो लेखक है वो 20 साल बाद है इंजीनियरिंग करके उसी गांव में यानी उसी कस्बे में आया और डाक बंगले में ठहरा। उस तरह को देखते ही इतनी मधुर बात स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने थड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे फतेह की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने की व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ कुछ परिचित ना। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ एक सुंदर बगीचा था। स्थान की कायवलट होगी। अगर उसके नाम और स्थिति ज्ञान होता तो मैं उसकी पहचान भी न सकता। बचपन की संचित अमर स्मृतियाँ बाहें खोले अपने उस पुराने मित्रों से गले मिलने को देर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था उस धरती से लेकर रोऊँ कहूँ, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली जगह मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साहसी ठाट में रोब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछूं, क्यों भाई, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक गुल्ली डंडा समेट कर सहमे स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार। मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही है। हाँ हाँ हाँ, तो ज़रा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हो गया। इतने में एक 5 हाथ काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से पहचान गया। उसकी ओर लपटना चाहता था, उसे गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? यानी एक 5 हाथ काले देव, जो ये विशेषण यूज हुआ है यहाँ पर, और ये किसके लिए हुआ है? ये गया के लिए। एक 5 हाथ काले देव। गया ने जो को सलाम किया, मालिक बोला, पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मज़े में हो? बहुत मज़े में। तुम अपनी को? डिप्टी साहब का साइंस हूँ। डिप्टी साहब का साइंस हूँ। मतई मोहन दुर्गा सब कहाँ है? कुछ खबर? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए। आप? मैं जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े ज़हीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी और परेशान को देखा। गुल्ली डंडा क्या खेलूँ सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज तुम खेलें। तुम्हें पदाना हम पदेंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। यह मनुष्य का जीव हुआ। वह ठहरा टक्के का मजदूर, मैं बड़ा अफसर। मारा उसको क्या जोड़, बेचारा झेंप रहा था। लेकिन मुझे भी कुछ कम झेपना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका समाचार बना लेंगे। अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। इस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा? पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय वाकई दोनों जने बस्ती से दूर दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस से लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाकघर पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर बात रखनी था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी? गया सच कहना। गया जमते बोला, मैं आपको याद करता हूँ हुजूर, किस लायक हूँ। बाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर है तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार है, उसकी याद नहीं दिलाओ। वाह, मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। यानी उस डंडे का जो लेखक को गया ने मारा था उसकी कमर पर, वो उसकी सब बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वह तो अब न आदर्श मान में पाता है न धन में। इतनी देर में हम बस्ती के कोई 3 मील निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ है। पश्चिम और कोसों तक भीमताल यानी भीमताल है वो फैला हुआ था, जहाँ आकर हम किसी समय
कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमक बनाकर कानों में डाल देते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है, मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली बन गया, खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली डालकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गई। यह वही गया जिसके हाथ में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसके थैली में ही पहुंचती, जैसे गुल्लियों पर वसीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो। गुल्लियों को खींच लेता था, लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पिलाना शुरू किया। मैं तरह तरह दंड लेकर रहा था, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। कुछ जाने पर डंडा खुले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार यह गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती या दूर पर गिर पड़ती तो मैं कर उसे उठा लेता और दोबारा टाँट लगाता। गया ये सारी बेकायदियाँ देख रहा था, पर कुछ न बोलता, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकल टन से लगने लगती थी। उसके हाथ छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा देना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे से नहीं लगती। कभी दाहिनी जाती, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आधे घंटा पता नहीं क्या गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने ध्यान लिखी, गुल्ली डंडे को मैंने लगी। बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया नहीं, खिंचवे का संतोष प्रकट नहीं किया। न लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में जाल था कि मैं ऐसे घपला करके जीतता बसता, यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। गधा है, सारी बातें भूल गया। जैसा गुल्ली फिर डंडे से लगी, इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छुट्टी हो। इस पर निशा ने अब किसी तरह दांधी करने साथ मुझसे वक्त न रहा, लेकिन क्यों ना एक बार फिर झूठ बोल बताने की चेष्टा करूं। मेरा हर्ज क्या है? मान गया तो वाह, नहीं तो दो चार हाथ पड़ना ही तो पड़ेगा। अंधेरा का बहाना करके जल्दी से डालूंगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय की लाश में आगा लग गई टन से बोली। मैंने अंदर बनने की चेष्टा करके, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन से बोली, सरकार, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। मेरे मुख से यह आके उसमें कैसे निकला मुझे आश्चर्य है। इस सत्य को जलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बनाना। हम दोनों ने उंगली को जोर से लगाते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ नहीं आती। फिर मैंने बताना शुरू किया, लेकिन इसकी पता दानी करने के बाद गया के चलता मुझे ध्यान लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे से में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय किया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल मैंने सोचा कल बहुत सारा समय होगा, न जाने कितनी देर पर आएगा, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा है। मामला नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम दमदा करो, गुल्ली सुलझेगी नहीं, कुछ परवाह नहीं। गया ने बताना शुरू किया, पर उसे उल्क बयान था। उसने 2 बार टोट लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हो गया। 1 मिनट से कम में वह दाव को बैठा। मैंने अपनी हर जगह चालता का परिचय दिया। ये दारू खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हो गए। भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं। खेलने का समय कहाँ मिलता है सरकार। हम दोनों मोटर पर जा बैठे। चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा लगा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे, जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया। दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कों के साथ निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें पहचान सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका लेवल देखकर मैं चुतिया दिया। टोट लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें कर लेती। कल की वह बेइज्जती की आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह बताया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पढ़ने वालों में एक युवक ने कुछ दान लिखी। उसने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन से लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने ना बताई। युवक दब गया। गया का तुम्हारा होता डर गया। अगर वह न देता तो जरूर मारी होती। मैं खेल में ना था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ गया था जब हम सब कुछ बोलकर खेल में व्यस्त मस्त रहते हैं। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पता समझा। मैंने दान की बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे बताकर मेरा कचुम्बर नहीं निकालना चाहता था। अब मैं अब अफसर हूँ। वह मेरी अफसरी और मेरी उसके बीच में दीवार बन गई। मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, शास्त्री नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। यह पद पाकर मैं केवल उसकी दया योग हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। तो इस तरह ये जो कहानी है वो गया और लेखक के बीच में वह दिखाई दी गई है। और इसमें ये दिखाया गया है कि जो बचपन के जो मित्र होते हैं वो खेलते हैं, पूरे मनोयोग से खेलते हैं। और जब लेखक बेईमानी करता है तो जो गया है उसे
उसको तमाचा भी मारता है और अपना दाव लेने के लिए प्रयास भी करता है। लेकिन वही जो लड़का बाद में जो लेखक है वो मोहल्ले में इंजीनियरिंग बड़ा अफसर बन के आता है। तो दया जो गया है वो उसके साथ उसका मन रखने के लिए खेलता है और दिन भर पढ़ता है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मतलब इसमें भावार्थ यही है कि पद और जो कार्य विशेष है उसके कारण दोनों में विभिन्नता आ गई। अब लेखक कहता है कि वो मेरे अब समकक्ष नहीं रहा, वह बड़ा हो गया और मेरा जो कद है वो छोटा हो गया। तो यही इस कहानी का सारांश है। धन्यवाद आप सभी का।